Assalamualaikum. Welcome to English Seekers 9. Thanks for choosing my video. In this video we are going to discuss about reader response theory. इसके अलावा और भी लिटरेरी थेरीज़ की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स की और बेसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो टर्म्स हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हमें उनका पता नहीं होता, तो उस पर एक सीरीज़ बन रही है, तो ज़रूर वॉच करें उसे भी. एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर दिस रीडर रिस्पॉन्स सीरीज़, हम सबसे पहले टाइटल और उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हिस्ट्री देखेंगे, मेन आइडिया क्या है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का, रीडर्स बैकग्राउंड को कितनी इंपॉर्टेंस हासिल है और ये थ्योरी है या क्रिटिसिज्म है, इसके चंद की फिगर्स, फिर कुछ की टर्म्स और टाइप्स कितनी है रीडर रिस्पॉन्स की और क्रिटिसिज्म किस तरह किया गया इस थ्योरी पर. एंड द टाइटल ऑफ दिस थ्योरी इज़ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी. जैसे टाइटल इंडिकेट कर रहा है कि ये रीडर और उसके रिस्पॉन्सेस को इम्पोर्टेंस देती है, मींस एक टेक्स्ट के रीडिंग प्रोसेस को और फिर इंडिविजुअल रीडर की जो पर्सनल और सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स होता है उस टेक्स्ट को लेकर, उसको इम्पोर्टेंस देती थी. एंड रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ऐसी लिटरेरी थ्योरी थी जो फोकस करती थी रीडर के एक्टिव रोल पर और उसकी इंटरप्रिटेशन और टेक्स्ट के मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करना जो रीडर करता था उस पर फोकस करती थी. एंड ये दूसरी थ्योरी से इस सेंस में भी डिफरेंट थी क्योंकि दूसरे जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे वो फोकस करते थे ऑथर पर और कंटेंट पर और राइटिंग का फॉर्म क्या था उस पर फोकस करते थे. रीडर को बहुत कम इम्पोर्टेंस मिलती थी, लेकिन रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ने प्रॉपर रीडर को इम्पोर्टेंस दी और उसके पर्सपेक्टिव को बहुत इम्पोर्टेंस दी. एंड ये थ्योरी लिटरेरी स्टडीज़ में 1960s एंड 1970s में स्टार्ट हुई, पर्टिकुलरली इन यूएस एंड जर्मनी. इस थ्योरी के ओरिजिन को 1930s के अर्ली टाइम पीरियड में ट्रैक किया जा सकता है, जब मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करने में रीडर के रोल को रिजेक्ट किया गया और उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन उभरा. वो क्या था कि रीडिंग प्रोसेस को इम्पोर्टेंस दी जाएगी. इस थ्योरी ने फोकस शिफ्ट किया था टेक्स्ट से रीडर की तरफ. एंड ये थ्योरी फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म की भी अगेंस्ट थी और रिसेंट क्रिटिकल मूवमेंट्स जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है, सेमियोटिक्स एंड डिकंस्ट्रक्शन जो टेक्स्ट पर फोकस करते हैं, ये सब उनके अगेंस्ट थी रीडर रिस्पॉन्स और फोकस करती थी रीडर की इंटरप्रिटेशन पर कि एक रीडर टेक्स्ट को कैसे समझता है. रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इस आइडिया पर जोर देती थी कि जो लिटरेरी वर्क का मीनिंग होता है वो ना अकेले ऑथर डिटरमाइन कर सकता है और ना ही टेक्स्ट, बल्कि ये कोऑर्डिनेशन से पॉसिबल होता है. रीडर और टेक्स्ट की कोऑर्डिनेशन मींस को क्रिएटेड थ्रू रीडर और टेक्स्ट. ये थ्योरी रीडर की बैकग्राउंड को भी हाईलाइट करती थी कि जब रीडर टेक्स्ट पढ़ रहा होता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसका कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, वो किस चीज़ पर बिलीव रखता है और उसके इमोशंस क्या हैं एक्ट ऑफ रीडिंग के वक्त, ताकि वो टेक्स्ट का मीनिंग शेप करे, किस हिसाब से शेप करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं कि रीडर किस तरह ले रहा है टेक्स्ट को. एंड इनका मानना ये था कि एक टेक्स्ट को लेकर डिफरेंट रीडर का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा. क्यों? क्योंकि उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होगा. उनका कहना था कि जो रीडर रीडिंग के वक्त एक्टिव होता है और वो अपनी वो गैप फिल करता है टेक्स्ट में, वो कनेक्शन क्रिएट करता है, वो प्रोजेक्ट करता है अपनी फीलिंग और थॉट्स को टेक्स्ट में. एंड जो टेक्स्ट का मीनिंग होता है ना, वो बनता ही तब है जब रीडर उसको डिफरेंट इंटरप्रेट करता है, बजाय कि हम उसको फिक्स कर दें कि इसका यही मतलब है. तो इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा रीडर का और मीनिंग भी इतना अच्छे से नहीं निकलेगा, क्योंकि हर रीडर की पर्सपेक्शन डिफरेंट होती है और वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से उसको मीनिंग निकालेगा. मीन्स ये थ्योरी डिफरेंट रीडर से डिफरेंट पर्सपेक्टिव को इन्वाइट करती थी. इवन रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ने यहाँ तक कहा था कि हमें जो लिटरेचर है उसको एज अ आर्ट देखना चाहिए. आर्ट क्या होता है कि हर शख्स अपने तरीके से क्रिएट करता है, तो वो कहते हैं हमें लिटरेचर को आर्ट देखना चाहिए कि हर रीडर अपने ही सेंस में अपने यूनिक तरीके से मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी थी ये फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट थी. क्यों? क्योंकि वो न्यू क्रिटिसिज्म इस बात पर जोर देते थे कि जो कुछ टेक्स्ट में है उसके अलावा कोई मीनिंग नहीं हो सकता, और वो ना ही रीडर की इंटेंशन को इम्पोर्टेंस देते थे और ना ही रीडर की साइकोलॉजी को, वो बस टेक्स्ट को उसके मीनिंग को फोकस करते थे. तो ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी उसके बियॉन्ड थी. वो ये चाहती थी कि हर कोई अपने हिसाब से इसको पर्सपेक्ट करे. आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हाइपर ली का एक नॉवल
टू किल अ मॉकिंग बर्ड। इसमें एक रीडर जिसने रैशली डाइवर्स कम्युनिटीज़ में पला बड़ा हो, उसने रेशियल इनजस्टिस देखा हो, डिस्क्रिमिनेशन को देखा हो, तो वो क्या करेगा, इस नावल में सोसाइटल प्रेजुडिस के थीम को देखेगा और उस पर तनकीद को देखेगा और इक्वलिटी के लिए एक आवाज़ होगा उसके लिए ये नावल। एंड एक और रीडर जो छोटी क्लोज निट कम्युनिटी से आया, क्लोज निट कम्युनिटी मीन्स बाउंड टुगेदर विद स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, तो उसके रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होंगे, वो इनोसेंस के थीम के साथ कनेक्ट करेगा, तो उसके लिए ये नावल लॉस ऑफ इनोसेंस पर होगा। एंड एक तीसरा रीडर है जिसका लीगल बैकग्राउंड है, तो वो कोर्ट रूम के सीन्स को एनालाइज करेगा और लीगल सिस्टम और जस्टिस को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स थीम ऑफ एथिकल डिलीमा की तरफ। रीडर रिस्पॉन्स को थ्योरी भी कंसीडर किया जाता है और क्रिटिसिज्म भी कंसीडर किया जाता है। रीडर रिस्पॉन्स एज अ थ्योरी ये समझना चाहते थे कि कैसे एक रीडर लिटरेरी वर्क्स के साथ इंगेज करता है और कैसे रिस्पॉन्ड करता है वर्क्स पर। ये उन तरीकों को एग्जामिन करती है जिसमें रीडर ने टेक्स्ट को एनालाइज किया। एंड क्रिटिसिज्म इंडिविजुअल वर्क की स्टडी को कहते हैं। तो जो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म था ये इंडिविजुअल रीडर के रिस्पॉन्सेज पर बेस करती थी। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बहुत से स्कॉलर्स के आइडियाज़ रखती है जिनमें प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट लुइस रोजनब्लाट, वोल्फगैंग आइसर और स्टैनली फिश हैं। एंड द फर्स्ट इज़ लुइस रोजनब्लाट। ये अमेरिकन लिटरेरी थ्योरिस्ट और एजुकेटर हैं और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की पायनियर मानी जाती हैं। इनके वर्क लिटरेचर एज एक्सप्लोरेशन ने इस थ्योरी की बुनियाद रखी। इसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी वर्क पर अपने ख्यालात दूसरे यानी स्टूडेंट्स पर इम्पोज ना करे। उन्होंने टेक्स्ट और रीडर के दरमियान ट्रांजैक्शन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, रीडर की एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस को अहमियत दी और वर्क की इंटरप्रिटेशन को शेप करने के लिए इमोशंस और बैकग्राउंड को इम्पोर्टेंस दी। नेक्स्ट इज़ वोल्फगैंग आइसर। ये जर्मन लिटरेरी स्कॉलर थे। इन्होंने रोजनब्लाट के आइडियाज़ को एक्सपेंड किया और अपने वर्क द इम्प्लाइड रीडर में इम्प्लाइड रीडर का कॉन्सेप्ट दिया। उनका कहना था कि रीडर टेक्स्ट में जो गैप्स होते हैं उनको एक्टिवली फिल करता है और मीनिंग मेकिंग के प्रोसेस में इंगेज होता है। स्टैनली फिश ये अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक और लीगल स्कॉलर हैं। उन्होंने अपनी किताब इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास में कहा कि रीडर की इंटरप्रिटेशन में उसकी कम्युनिटी के जो कस्टम्स होते हैं उसका बहुत असर होता है। एंड द नेक्स्ट इज़ अम्बर्टो एको। ये इटालियन सेमियोटिशियन और नॉवलिस्ट हैं। उन्होंने अपनी किताब द रोल ऑफ रीडर में ओपन टेक्स्ट का तस्वर दिया, मीन्स मल्टीपल इंटरप्रिटेशन को अलाउ किया। वो मीनिंग के कंस्ट्रक्शन में एक्टिव रीडर की रोल पर जोर देते थे और सजेस्ट करते थे कि रीडर अपनी नॉलेज और कल्चरल रेफरेंस को भी इस्तेमाल किया करे। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ हुई जैसे सब्जेक्टिविटी। ये एक एडजेक्टिव्स है और ये किसी भी शख्स की जजमेंट यानी पर्सनल ओपिनियन और फीलिंग पर बनी हुई होती है, ना कि दूसरे फैक्टर्स पर। मतलब अगर कोई चीज़ आपके ओपिनियन पर बेस करती है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई फैक्ट नहीं है और वो सब्जेक्टिव हो जाएगी। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी मीनिंग मेकिंग में सब्जेक्टिविटी पर जोर देती थी, पर्सनल ओपिनियन पर जोर देती थी। इंटरप्रिटेशन टेक्स्ट को मीनिंग देने को कहते हैं। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी कहती थी कि इंटरप्रिटेशन एक सब्जेक्टिव एक्ट है जो रीडर के बैकग्राउंड, बिलीव्स और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। थर्ड इज इंटरटेक्सचुअलिटी। इस आइडिया के मुताबिक एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से इंटरकनेक्टेड होता है। मतलब अगर आप एक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और उसका मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप पिछले पढ़े हुए टेक्स्ट की नॉलेज को भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये थ्योरी ये कहती थी। लीस्ट कॉमन एग्जांपल दें कि आपने एक न्यूज़ पढ़ी है कि एक शख्स की डेथ हुई है दम घुटने की वजह से, तो आप क्या करें, साइंस में पढ़ी गई नॉलेज कि ऑक्सीजन इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उस नॉलेज को इस्तेमाल कर रहे हैं उस न्यूज़ पढ़ने में कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली इसलिए उसकी डेथ हुई। एंड फोर्थ इज़ एस्थेटिक एक्सपीरियंस, यानी रीडर का मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हुए टेक्स्ट पढ़ते हुए इमोशनल और सेंसरी एक्सपीरियंस जो होता है उसको एस्थेटिक एक्सपीरियंस कहते हैं। फिफ्थ इज ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ने कम्युनिकेशन का ये मॉडल अडॉप्ट किया जहां मीनिंग सिर्फ ऑथर और टेक्स्ट से डिटरमाइन नहीं होता बल्कि रीडर और टेक्स्ट के दरमियान इंटरेक्शन या कोऑर्डिनेशन के जरिए होता है, यानी को क्रिएटेड होता है। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन ऑफ एक्सपेक्टिंग, यानी रीडर की पहले की नॉलेज, बिलीव्स और अजम्पशन जो टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन को शेप करती है। तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ने जोर दिया कि रीडर टेक्स्ट पर रिस्पॉन्ड करते हुए उसे लाए। हॉरिजॉन और एक्सपेक्टेशन और इंटरटेक्सचुअलिटी में फ़र्क है। इंटरटेक्सचुअलिटी में टेक्स्ट की नॉलेज को इस्तेमाल किया जाता है और हॉरिजॉन और एक्सपेक्टेशन में बिलीव्स और उसके अजम्पशंस को पिछली अजम्पशंस को यूज़ किया जाता है।
एंड द लास्ट इज़ एम्पेरिकल स्टडीज़। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ने एम्पेरिकल रिसर्चेज और स्टडीज़ को भी यूज़ किया। इन स्टडीज़ में सर्वे, इंटरव्यूज़ और एक्सपेरिमेंट शामिल होते हैं, ये समझने के लिए कि रीडर कैसे इंगेज हुआ है और लिटरेचर को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की कुछ टाइप्स हैं और हर टाइप यूनिक इंसाइट ऑफर करती है रीडर के इंगेज होने के। ये टाइप्स अक्सर ओवरलैप हो जाती हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से कंबाइन भी किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। ये अप्रोच रोजनब्लाट ने डेवलप की। उसने रीडर और टेक्स्ट के दरमियान इंटरेक्शन पर जोर दिया। ये रीडर के पहले के एक्सपीरियंस, कल्चरल बैकग्राउंड को कंसीडर करती है जब वो रिस्पॉन्स शेप कर रहा होता है। नेक्स्ट इज़ अफेक्टिव स्टाइलिस्ट। ये अप्रोच नॉर्मन हॉलैंड के वर्क के साथ एसोसिएट है। ये रीडर की इमोशनल रिस्पॉन्स पर फोकस करती है कि कैसे एक रीडर की डिज़ायर्स और पर्सनल एक्सपीरियंस यूज़ होते हैं। एंड द थर्ड इज़ रिसेप्शन थ्योरी। ये थ्योरी हैंस रॉबर्ट यस और वुल्फगैंग आइसर ने डेवलप की। इसने हिस्टोरिकल और कल्चर कॉन्टेक्स्ट जिसमें टेक्स्ट पढ़ा जाता है उस पर जोर दिया और उनका कहना था कि रीडर की इंटरप्रिटेशन उसकी सोसाइटी की पोजीशन पर होती है। एंड द फोर्थ इज रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। ये रीडर के एक्टिव रोल पर जोर देती है मीनिंग निकालने के लिए और ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्स को फोकस करती है, उसको चेकआउट करती है, मीन्स सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को ये देखती है। एंड द फिफ्थ इज एथिकल रीडर रिस्पॉन्स। इसको स्टैनले फिश ने डेवलप किया और एक्सप्लोर किया कि कैसे रीडर का मोरल और एथिकल वैल्यू टेक्स्ट को समझने में मदद देता है। ये कंसीडर करती है कि कैसे रीडर एथिकल जजमेंट या मॉरल जजमेंट करता है। एंड नेक्स्ट इज कॉग्निटिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। ये अप्रोच ये एग्जामिन करती है कि कैसे रीडर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एबिलिटीज़ को यूज़ करता है मीनिंग निकालने में। एंड एक और भी अप्रोच है सोशियो कल्चर रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। ये अप्रोच सोशल और कल्चरल फैक्टर को कंसीडर करती है, यानी सोशल स्ट्रक्चर के रोल को भी इंपॉर्टेंस देती है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ने स्कॉलर से तारीफ और क्रिटिक्स से तनकीद दोनों रिसीव की। इसने रीडर के मीनिंग बनाने के इंटरप्रेटिव प्रोसेस में वैल्यूएबल इंसाइट्स दी। इसने कुछ सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म भी फेस किया, लाइक फर्स्ट इज सब्जेक्टिविटी एंड रिलेटिविज्म। इस थ्योरी पर मेन क्रिटिसिज्म इसके सब्जेक्टिविटी और इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन पर जोर देने की वजह से हुआ। क्रिटिक्स का कहना था कि सिर्फ रीडर की रिस्पॉन्स पर फोकस करने से टेक्स्ट की असल जो ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स होंगे वो नज़रअंदाज हो जाएंगे और लिटरेचर सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस यानी ज़ाती तजर्बात पर रह जाएगा। ये सब्जेक्टिविटिज़म रिलेटिविज़म की तरफ ले जा सकती है, जहाँ हर इंटरप्रिटेशन यानी हर शख्स की इंटरप्रिटेशन को वैलिड माना जाएगा। मीन्स टेक्स्ट के साथ कनेक्शन को और एनालिसिस की क्वालिटी को देखा नहीं जाएगा। एंड द सेकंड इज निगलेक्ट ऑफ ऑथोरियल इंटेंट। रीडर रिस्पॉन्स ने ऑथर की इंटेंट को रिजेक्ट कर दिया। तो क्रिटिक्स ने कहा कि ऑथर की इंटेंट को नज़रअंदाज करने से बहुत सी मिस इंटरप्रिटेशन जन्म लेंगी और हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को डिसरिगार्ड या नज़रअंदाज कर देंगी जिसमें टेक्स्ट प्रोड्यूस हुआ। ये ऑथर के मैसेज को भी नज़रअंदाज कर देती हैं जब वो अपने टेक्स्ट और वर्क के जरिए देना चाहता है मैसेज। एंड द थर्ड इज लैक ऑफ टेक्सचुअल कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मीन्स रुकावटें। तो रीडर रिस्पॉन्स पर क्रिटिसिज्म ये भी था कि ये लिटरेरी डिवाइसेस, स्टाइल और स्ट्रक्चर्स, नैरेटिव स्ट्रक्चर्स जो किसी वर्क का मतलब बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं उनको ये कम यूज़ करती थी। एंड द फोर्थ इज ओवर एम्फेसिस ऑफ रीडर एजेंसी। तो क्रिटिक्स का ये कहना था कि लिटरेरी एनालिसिस्ट और एक्सपर्टीज़ के रोल को भी नज़रअंदाज कर देती है। एंड लैक ऑफ क्रिटिकल एवेल्यूएशन मीन्स क्रिटिक्स का कहना था कि मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन के क्रिटिकली एवेल्यूएशन के लिए फ्रेमवर्क मुहैया करने में भी नाकाम रही है। मीन्स इंटरप्रिटेशन की क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ रूल्स सेट हों कि ये इस तरह होनी चाहिए, लेकिन वो उन रूल्स को सेट किए बगैर, क्वालिटी को सेट किए बगैर ही तमाम रिस्पॉन्सेज जो भी पर्सन दे रहा है उसको वैलिड मान रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल इंग्लिश सीकर्स 9। थैंक यू सो मच अगेन।